दोस्तों कल की वीडियो में हमने आरटीआई के बारे में जाना था कि क्या है आरटीआई, और हमने ये भी जाना था कि आरटीआई जो है उसकी पहल, उसकी शुरुआत जो है इंडिया में कैसे हुई, कहाँ से हुई और कब हुई, है ना, जिसके की बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया। तो वो कौन से मुद्दे थे जिनके की वजह से लोगों के मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न की वजह से लोगों ने जागरूकता अपने मन में लाया और उसके बाद उन्हें भी लगा कि हमें भी अपने सूचना का अधिकार। तो इसके वजह से ही ये जो प्रश्न उठा, इसके वजह से ही लोगों ने इसकी पहल की और उसकी शुरुआत हुई, और जिसके की वजह से धीरे धीरे ये जो हमारा जो लोकल लेवल का एक पूरा हम बोल सकते हैं जो उठा था लोगों के मन में ये क्वेश्चन, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, नेशनल लेवल का एक मुद्दा जो है वो बन गया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं बता दूं कि जब वो लोकल लेवल पे मुद्दा था, फिर धीरे धीरे उनके पूरे राज्य में फैला और धीरे धीरे इसको रिकग्निशन मिली नेशनल लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल का फिर ये क्या हो गया, मुद्दा बन गया। ठीक, तो क्या हुआ, हमारे देश के मीडिया जो हाउसेस थे, लॉयर्स जो थे, जूरिस्ट जो थे, एकेडमिशियंस, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स थे, लेजिस्लेचर्स, उनका भी इस मुद्दे को अटेंशन मिला और पूरा सपोर्ट मिला। ठीक है, इसी की वजह से जब इतने ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट इसको किया, इतने बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस थे, लॉयर्स वगैरह थे, उनका जब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, लेजिस्लेचर्स को भी लगा कि नहीं ये सही है और सूचना का अधिकार सबको है, उस वजह से ही एक कैंपेन आया जिसका कि नाम था नेशनल कैंपेन ऑन पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज NCPRI। ठीक है, फिर ये जो NCPRI है वो फॉर्म किया गया। किस लिए फॉर्म किया गया, जिससे कि लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज उनको सूचना का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए, इस वजह से ही ये कैंपेन जो है उसको बनाया गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक वर्किंग कमिटी फॉर्म की। ठीक है, जो कि लीड किया जा रहा था कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट जो थे HD शौरी उस समय, जो कि उनको बोला गया कि आप इस वर्किंग कमिटी को क्या करिए, इस कमिटी में डिस्कशन करिए, डिबेट करिए इस मुद्दे पर, और आप क्या करिए, इस पे विचार करके लॉज वगैरह प्रिपेयर करिए। ठीक है, फिर ये हुआ। फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने जब इसको अपॉइंट किया तो वो कौन सा ईयर था, तो वो 1997 था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनकी वजह से ही लीड किया जा रहा था, यही एक जो कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इनके वजह से ये जो कमिटी थी इनके ऊपर ही लीड की जा रही थी। दैट इज़ वाई इस कमिटी का नाम रखा गया शौरी कमिटी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, रेफर किया इस ड्राफ्ट बिल को इस कमिटी को। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। फिर क्या हुआ, शौरी कमिटी क्या करते हैं, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं इस पे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे। ठीक, फिर क्या करते हैं, वो पूरा रिपोर्ट बना के सेंड करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। ठीक है, क्या, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल। अब क्या होता है, इसको सेंड किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी को इस बिल को, और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, इसको रिकमेंडेशन दे देती है। मतलब कि दोनों हाउसेस में, दैट इज राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा जो हमारा है, इसको वहाँ से रिकमेंडेशन जो है वो मिल जाता है। मतलब ये जो बिल है पास हो जाता है दोनों हाउसेस से। ठीक है, फिर 2002 में ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल था वो अब एक्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है वो मिल गई है। लेकिन इस बिल में क्या था, कई सारे इश्यूज उठे थे। ठीक है, इस बिल में कई सारे, इसमें लूप होल्स वगैरह जो है वो देखने को मिले थे, लूप होल्स वगैरह। इसी के वजह से क्या हुआ था, इस बिल को नोटिफाई नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए क्या हुआ, इसको इफेक्ट में भी नहीं लाया गया। ठीक है, और उसके बाद भी ये जो एक्ट आया उसके बाद भी दिक्कतें चालू ही रही।
इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया और उसको अब क्या किया गया, लोगों के मन में क्या हुआ, जो वर्किंग कमिटीज़ वगैरह थी उनको लगा कि अब एक पूरा आरटीआई एक्ट जो है वो आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मोर इफ़ेक्टिव हो, इससे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो इफ़ेक्टिव हो और उसमें कम से कम लूप होल्स हो, जिसके की वजह से कम से कम लोगों को उनके सूचना का अधिकार हो, उनको राइट हो कि वो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। फिर क्या होता है, एनसीपीआरआई क्या करती है, एक ड्राफ्ट बिल तैयार करती है और भेजती है एनएसी, दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी को, ठीक है। क्या करती है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी काउंसिल को वो करती है सेंड, ठीक है, एनसीपीआरआई कब करती है, 2004 में, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, आरटीआई बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये ड्राफ्ट बिल यहाँ पे सेंड किया जाता है तो फिर क्या होता है, पार्लियामेंट में ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटी को ये जो बिल है रिफर कर दिया जाता है। उस समय की गवर्नमेंट थी यूपीए, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होता है इनके द्वारा ही सेटअप किया जाता है। फिर ये जो कमिटी होती है क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट क्या करती है, सबमिट करती है इसके लिए कि एनैक्ट किया जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। रिपोर्ट वो क्या करती है, सबमिट कर देती है और उसमें वो कहती है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है अब उसका एनैक्टमेंट होना चाहिए, वो आना चाहिए, ठीक। फिर क्या होता है, मई 2005 में आरटीआई बिल आता है और वो पास हो जाता है दोनों हाउसेस से अपने। फिर 15 जून को क्या होता है, 2005 में इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल जाता है और फिर इफेक्ट में आ जाता है ये जो हमारा अक्टूबर 12 है 2005 में। और फिर एक हमारा आरटीआई एक्ट, ठीक है, 2005 बन के पूरा तैयार हो जाता है, जिसके की पास अब क्या है, लोगों के पास ये अधिकार है, उनके पास तो ये अधिकार है ही, तो लोगों के पास एक क्या मशीनरी आ जाती है कि जिसमें कि वो जा कर के अपने इंफॉर्मेशन को, जो कि वो हकदार हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारा आरटीआई एक्ट जो है वो यहाँ पे आके बनता है और उसके बाद क्या होता है, ये अब इस एक्ट में क्या होता है, कम से कम लैक्यूनस थे, ठीक है। इसी वजह से ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल थी उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव था। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से आरटीआई की पहल या बोल सकते हैं कि शुरुआत कहाँ हुई और फिर किस तरीके से आरटीआई जो एक्ट है वो बना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए हम बढ़ाते हैं आगे और उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। तो 4 प्रिंसिपल यहाँ पे हमने बताए हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बोला गया कि फ्यूएस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस होने चाहिए और एक्सेप्शंस, ठीक है, मतलब कम से कम एक्सेप्शंस होने चाहिए। अब एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जैसे कि हम इंडिया के बारे में जब बात करें तो उसकी काफ़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, ठीक है। अब वो क्रिटिकल कैसे हो सकती है कि वो इंडिया के इंटीग्रिटी के बारे में हो, है ना, या फिर बोल सकते हैं इंडिया की डिग्निटी के बारे में, है ना। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया के इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है या फिर डिग्निटी को हार्म पहुंचाता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिया जा सकता पब्लिक को, है ना। क्लियर सी बात है। तो इस वजह से बोला गया कि कम से कम, ये तो ज़रूर है कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी पब्लिक को, ठीक है, लेकिन ये भी बोला गया कि कम से कम एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस जो आरटीआई एक्ट में रखने चाहिए। सिर्फ इन इंफॉर्मेशंस को छोड़ करके और जो भी इंफॉर्मेशंस है वो जो है पब्लिक को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। वो क्या है, उनके पास ये अधिकार है कि वो उस इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं अपने हक से, ठीक है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है अफोर्डेबल फॉर पब्लिक, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब कि जो कम से कम भी कमा रहा हो, जिसकी कम से कम भी पे हो, ठीक है, इतने उनके पास ना पैसे हो, वो भी क्या कर सके, इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। मतलब कि वो भी इंफॉर्मेशन को
क्या कर सके, सीक कर सके, जिसके की वजह से वो जो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा अगर कॉस्ट होगा, है ना, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉस्ट होगा कि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो अगर आपको पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाना है तो वहाँ पे आपको जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि जो जिनकी बहुत कम सैलरी है, अगर मान लीजिए उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करनी है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा पैसा है तो वो दे ही नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स कि वो जो उनको अधिकार दिया गया है वो उससे वंचित हो रह जाएंगे, ठीक है, वो उनको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए कि कोई भी इंसान, ठीक है, वो क्या कर सके, उस इंफॉर्मेशन को हक से मांग सके। क्लियर हो गया। तीसरा है एपेलेट मैकेनिज्म विच शुड बी इंडिपेंडेंट एंड नॉन जुडिशियल। इंडिपेंडेंट एंड नॉन जुडिशियल मतलब कि ये जो मान लीजिए कि आपके साथ क्या हुआ कि डिनाई कर दिया गया, ठीक है, आपको बोला गया कि जो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, कोई तो आपके पास रेमेडी तो होनी चाहिए, कहीं तो आप जाके रेमेडी सीख कर सके। तो ये रेमेडी कहाँ जाके आप सीख करेंगे, इन एपेलेट मैकेनिज्म्स के पास। तो जो ये एपेलेट मैकेनिज्म होने चाहिए ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि किसी का भी किसी से ये बोले कि भाई हम आपके पास आए हैं, कोई मान लीजिए कि जा रहे हैं उनके पास, ठीक है, मान लीजिए कि कोई और पर्सन जाके उसको पहले से बोल दे कि नहीं भाई इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है, इसके वजह से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी का भी इन्फ्लुएंस जो है इन एपेलेट मैकेनिज्म्स पे नहीं होने चाहिए, और ये नॉन जुडिशियल भी होना चाहिए। क्लियर हो गया। चौथा है देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी। ठीक, मान लीजिए इन केस कि आप गए इन्फॉर्मेशन सीख करने पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, आपको तोड़ मड़ोड़ के उस क्या इन्फॉर्मेशन को देते हैं, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं या फिर वो मना कर देते हैं, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो स्ट्रिक्ट पेनाल्टी जो है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह जो है वो लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रोविजंस हमारे आरटीआई एक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हो गए जो कि आरटीआई एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो ये पूरा हमारा था इवोल्यूशन ऑफ आरटीआई इन इंडिया, कैसे जो आरटीआई है उसकी पहल इंडिया में हुई, ठीक है, और कैसे हमारा आरटीआई एक्ट 2005 बना। तो आज की इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप ये शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अगर वो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, उनका भी सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।